हेलो स्टूडेंट, आप यूपी बोर्ड के हैं तो चलिए आपके कोर्स की तैयारी करवाते हैं। ये वीडियो यूपी बोर्ड स्पेशल है। वैसे तो सबके लिए इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स कोर्स सभी बोर्ड में लगभग लगभग एक जैसा है, लेकिन बेसिकली यूपी बोर्ड अपना कुछ स्पेशल देखना चाहते हैं, केवल यूपी बोर्ड का होना चाहिए, तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, क्लास 12 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र आपका क्वेश्चन है पार्ट 1 यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। ठीक है ना, पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि चैप्टर 2 सबसे लंबा चैप्टर है आपकी इकोनॉमिक्स बुक का। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। सारे नोट्स मैंने खुद तैयार किए हैं, आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, आपके इंपॉर्टेंट का है, आपके बोर्ड के एग्जाम का है और आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं नकुल सर, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स गुरु। लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उपभोक्ता की। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, आप और हम, वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता के लिए किसी भी वस्तु का प्रयोग करता है और अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। लैंग्वेज में हम कहें कि वह आर्थिक एजेंट जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतिम वस्तुओं का और सेवाओं का उपभोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, हर किसी की अपनी आवश्यकताएं होती हैं और अपनी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता है, और किन वस्तुओं का प्रयोग करके, अंतिम वस्तुओं को, उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। अब बात करते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता व्यवहार किसे कहते हैं। उपभोक्ता वास्तव में एक व्यवहार, उपभोक्ता व्यवहार एक विधि है या फिर एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपभोक्ता इस बात को चुनता है कि वो उसके पास जितनी इनकम है उस इनकम के थ्रू किस प्रकार से व्यय करे ताकि उसको अधिक से अधिक संतुष्टि मिल सके। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जहां पर उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार से व्यवस्थित करता है या उपयोग करता है ताकि अधिकतम व्यय कर सके। अब इसकी बात आती है उपभोक्ता संतुलन की बात करते हैं। उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि उपभोक्ता कब संतुलित होता है। इसके बारे में प्रोफेसर सैमुअल्सन ने एक सुंदर सा ही डेफिनेशन दिया हुआ है कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। आप और हम कंज्यूमर है, हम ये अपने मन में सोचिए कि आप कब खुश होते हैं किसी चीज़ को परचेस कर रहे। प्रत्येक उपभोक्ता चाहता है कि वो कम से कम कीमत पर और अच्छे से अच्छा सामान खरीदे ताकि उसकी संतुष्टि पूर्ण हो जाए। जब जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं, 150 रुपये का टिकट लेके मूवी देखे, अंदर गए, मूवी देखा, बहुत अच्छा लगा, हम कहते हैं नहीं ये बहुत बढ़िया मूवी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम संतुष्टि हो गए क्योंकि हमने जितना रुपये खर्च किया उस खर्च की तुलना में हमारे इनकम को जो व्यय हुआ है उसकी तुलना में जो संतुष्टि मिली है वो बराबर या अधिक से अधिक मिली है। ऐसी स्थिति को उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहते हैं। अब उपभोक्ता संतुलन तभी हो पाता है जब उसको उपयोगिता मिलती है। तो अब बात करते हैं उपयोगिता किसे कहते हैं। उपयोगिता यानी कि तुष्टिगुण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूटिलिटी। तुष्टिगुण है क्या, उपभोक्ता का वस्तु का उपयोगी होना तुष्टिगुण कहता है। यानी कि अगर उपभोक्ता के लिए कोई वस्तु उपयोगी है, उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, तुम कहेंगे कि उसमें तुष्टिगुण है। तो ऐसे में इकोनॉमिक्स में इसकी बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी हुई है, किसी वस्तु का वह गुण या क्षमता जिसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। यानी कि उपयोगिता वास्तव में क्या है, आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति या क्षमता है जो कि हर व्यक्ति के हिसाब से बदलती चली जाती है। इसकी विशेषताएं, तुष्टिगुण की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें, सबसे पहले आता है कि जो तुष्टिगुण है उपयोगिता, ये हमेशा आवश्यकता व तीव्रता पर निर्भर करती है। यानी कि प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोगिता बदलती चली जाती है। ये रेड पेन है, मैं इससे काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए उपयोगी है, लेकिन आप रेड पेन से लेके अपने बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपके लिए उपयोगी नहीं है। वस्तु एक है लेकिन मनुष्य की आवश्यकता के हिसाब से यूटिलिटी क्या हो गई, बदल गई। तुष्टिगुण का भौतिक रूप नहीं होता, ये केवल महसूस किया जाता है। ठीक है ना, ये मन से होता है, ये मानसिक रूप होता है, भौतिक हम सामने देखा नहीं जा सकता किसको कितनी यूटिलिटी मिली है। तुष्टिगुण सापेक्षिक होता है। सापेक्षिक मतलब क्या होता है, तुष्टिगुण हमेशा व्यक्ति वस्तु स्थान के आधार पर बदलता चला जाता है। तुष्टिगुण मनोवैज्ञानिक होता है, यानी कि मन से जुड़ा हुआ होता है, ये मन की संतुष्टि होती है।
आत्मा की संतुष्टि होती है, जहाँ पर मनुष्य संतुष्टि होता है उसे हम संतुष्टि गुण कहते हैं। तुष्टि गुण त्याग के बिना प्राप्त नहीं होता है। तुष्टि गुण के लिए हमें कुछ ना कुछ व्यय करना पड़ता है, हमें धन व्यय करना पड़ता है या परिश्रम का व्यय करना पड़ता है, तभी तुष्टि गुण मिलता है, उपयोगिता मिलती है। और लास्ट है तुष्टि गुण का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है, किसी वस्तु को उपभोग करने के बाद ही हमें उपयोगिता मिलती है। बात कर लेते हैं तुष्टि गुण के प्रकार की। तुष्टि गुण के दो प्रमुख प्रकार है, एक है सीमांत तुष्टि गुण यानी कि सीमांत उपयोगिता, कुल तुष्टि गुण यानी कि कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। इसको शॉर्टकट में एमयू बोलते हैं और टोटल यूटिलिटी को शॉर्टकट में टीयू बोलते हैं। थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले सीमांत तुष्टि गुण एमयू। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से तुष्टि गुण में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मतलब आपने जो भी वस्तु का उपयोग किया है उसके बाद अगर एक और अतिरिक्त इकाई का यानी कि एक ज़्यादा ये कम इकाई का अगर उपयोग करना है, उससे आपने जो भी तुष्टि गुण मिलता है, उपयोगिता मिलती है, उसे हम सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं। और यहाँ पर सीमांत तुष्टि गुण निकालने का एक छोटा सा फार्मूला है, एम यू इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन क्यू। यू का मतलब जो यूटिलिटी मिली और डेल्टा क्यू का मतलब जो उस वस्तु का उपयोग किया। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस का अनुपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स वस्तु की। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं इकाइयों के साथ, पहले एक वस्तु का उपयोग किया तो एम, दूसरी का किया तो 8, तीसरे का किया 5, चौथे का किया 1। हमारी वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है, जैसे जैसे एक ही समान वस्तु की उपयोगिता करते जाते हैं ना, वो उपयोगिता घटती चली जाती है। जैसे आप गोलगप्पा खाते हैं, पहला गोलगप्पा खाएंगे मजा आएगा, दूसरा और मजा आएगा, तीसरा और मजा आएगा, लेकिन जैसे जैसे गोलगप्पा की मात्रा बढ़ती चली जाती है उससे इंटरेस्ट आना, मजा आना कम होना शुरू हो जाता है। तो इसे ही सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जो पहले धनात्मक होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक मतलब अब बेकार हो गया है। इसको अगर ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ ऊपर से ऐसे आके जीरो बनता है, जीरो से फिर माइनस की ओर आता है, नीचे की ओर आता है, ये पॉइंट होता है। ये 3 स्टेज होते हैं, माइनस में, जीरो में और प्लस में, और 3 स्टेज होता है। तो ये सीमांत उपयोगिता होती है। अब बात करते हैं कुल उपयोगिता, कुल तुष्टि गुण टीयू की। उपभोग की जितनी भी इकाइयाँ होती हैं, जब सबका उपयोग कर लेते हैं और सबका उपयोग करने के बाद उससे जितनी भी उपयोगिता प्राप्त होती है, उन सबका टोटल जो है कुल उपयोगिता होती है, टीयू होती है। यानी कि दूसरे अर्थ में कहें कि जितनी भी सीमांत उपयोगिता है, हर यूनिट की जो सीमांत उपयोगिता को आपस में अगर जोड़ते हैं, दैट इज टीयू इक्वल टू डेल्टा एम यू, तब हमें कुल उपयोगिता की प्राप्ति होती है। आपने दो वस्तु दोनों से मिला के जितनी उपयोगिता, आपने 4 वस्तुओं का उपयोग किया, दोनों से मिला के जितनी भी उपयोगिता प्राप्त हुई वही कुल उपयोगिता होती है। इसको हम यूँ कहें, पहले वस्तु का एम यू कितना है 10, एक ही वस्तु है तो उसका टी यू भी कितना होगा 10। दूसरी वस्तु का एम यू 8 है तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 18। तीसरे का 5 है तो तीनों का मिला के कितना हो जाएगा 23। चौथे का 1 है तो चारों वस्तु का मिलकर कितना हो जाएगा 24। 5 में से कुछ नहीं मिला तो पांचों का मिला के कितना हो जाएगा 24, फिर माइनस में हो गया तो ये हो जाएगा आपका 21। ये है आपका टोटल यूटिलिटी। अब इसको कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ये सारा पॉजिटिव में होता है, पहले ये तीव्र गति से बढ़ता है, फिर धीरे हो जाता है, फिर स्थिर हो जाता है, लास्ट में फिर क्या हो जाता है घटने लगता है ऐसे। ये आपका टी यू, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं टी यू और एम यू के बीच में कौन से प्रमुख संबंध है। जैसा कि अब हमने पढ़ा तो इसके बीच में जो संबंध को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा, जब एम यू धनात्मक होता है तो टी यू बढ़ता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक धनात्मक है। ये स्थिति अब पहली स्थिति हो गई, यानी कि एम यू जब प्लस में है तब टी यू क्या होता है बढ़ता चला जा रहा है, इस तरह बढ़ रहा है। जैसे ही एम यू शून्य होता है, यानी कि यहाँ पर आता है 0 पे आ जाता है, तब ये क्या हो जाता है स्थिर हो जाता है। देखिए अधिकतर सबसे ज़्यादा पॉइंट होता है। लेकिन उसके बाद एम यू जैसे ही नीचे को आ जाता है, माइनस में आ जाता है, हमारा टी यू भी घटने लगता है। दोनों में ये संबंध है। एम यू धनात्मक है तो टी यू बढ़ेगा, एम यू 0 है तो टी यू सबसे ज़्यादा होगा, स्थिर हो जाएगा। और जैसे ही एम यू माइनस में आ जाएगा टी यू भी क्या जाने लगता है घटने लगता है, ठीक है ना। ये तो हो गई हमारे अवधारणा की। अब एक नियम है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसे घटती सीमांत उपयोगिता का भी नियम कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस नियम को प्रतिपादित करने वाले थे ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक प्रोफेसर एच गोसेन, जिस कारण इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। बाद में प्रोफेसर मार्शल ने इस नियम को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, ठीक है ना, और ज़्यादा इसको विस्तार से बताया। तो इस नियम में आखिर है क्या। ये नियम हमें बताता है
कि जब भी किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपयोग किया जाए, कोई वस्तु है उसकी समान इकाइयों का, उसकी इकाइयों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट्स का अगर लगातार हम उपयोग करते चले जा रहे हैं तो उससे मिलने वाली प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से होने वाली सीमांत उपयोगिता ये घटती चली जाती है। आपको दाल पसंद है, पहले दिन आपने दाल उपयोग किया, फिर अब डेली आपको दाल लगातार मिलने लगे तो पहले दिन अच्छा लगेगा, फिर अच्छा लगेगा, धीरे धीरे दाल के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट है धीरे धीरे घटता चला जाएगा। यानी कि एक ही वस्तु को लगातार उपयोग करते रहेंगे तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, जो एमयू है, वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। इसी को हम कहते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, और इसकी कुछ मान्यताएं भी है। मान्यता है कि वस्तु का लगातार यूज होते रहना चाहिए, बीच में बदलना नहीं चाहिए, मानक इकाइयों का यूज होना चाहिए, वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो वस्तु की इकाइयाँ हैं, ठीक है ना, उसी का, अगर गोलगप्पा खा रहे हैं तो मीठा गोलगप्पा खा रहे हैं, लगातार मीठा गोलगप्पा ही खाना है, आपको बदलना नहीं है। उपभोक्ता की रुचि में भी कोई परिवर्तन ना हो। अगर उपभोक्ता की रुचि बदल जाती है तो इस नियम का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनधिमान या उदासीनता या तटस्थता वक्र। तीन नाम दे रखे, किसी भी नाम से अक्सर एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने तीनों नाम आपके सामने लिख दिया है। अनधिमान वक्र, उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र। इंग्लिश में केवल एक ही नाम है, इंडिफरेंस कर्व, शॉर्टकट में बोलते हैं IC। इस विचारधारा को देने वाले थे प्रोफेसर हिग्स और एलन, इन दोनों ने इसको प्रतिपादित किया था। प्रोफेसर मार्शल ने जो है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो उसी के अनुसार उदासीनता का, अधिमानता और तटस्थता वक्र का सिद्धांत जो है प्रोफेसर हिग्स और एलन ने प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा था कि अनधिमान अनुसूची दो वस्तुओं के संयोग, ऑप्शनल की अनुसूची है, जिसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उपभोक्ता उन संयोगों के प्रति उदासीन होता है और किसी एक को अन्य की तुलना में वरीयता नहीं देता। मतलब ऐसे वस्तुओं की उपयोग करने की एक संयोगों का सूची होता है या फिर वक्र होता है, इसको इस प्रकार से अरेंज किया जाता है ताकि जो उपभोक्ता होता है, प्रयोग करने वाला, किसी विशेष संयोग को ज़्यादा महत्व ना दे, उसके लिए सभी संयोग क्या हो जाए, बराबर बराबर हो जाए। तो ऐसे संयोग को दर्शाने वाले वक्र को हम तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र कहते हैं। इस नियम की मान्यता क्या क्या है? इसकी मान्यता पहली बात तो है कि जितने भी वस्तु का उपभोग की जाने वाली जो भी वस्तु है वो एक रूपता होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि एक वस्तु में ना होकर विभिन्न वस्तु के संयोग में होना चाहिए। एक वस्तु का यूज़ नहीं, वो चाहता है कि एक साथ एक से ज़्यादा वस्तुओं का यूज़ किया जाए और उसके बीच में संयोग बनाया जाए। उपभोक्ता विवेकपूर्ण होता है, वो अपने दिमाग से काम करता है, वो अपनी आवश्यकता की वस्तु को पहचानता होना चाहिए, और साथ ही साथ उपभोक्ता हमेशा अधिक से अधिक संतुष्टि चाहने वाला होना चाहिए। ठीक है ना। तटस्थता वक्र की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले विशेषता की बात करें, तटस्थता वक्र नीचे की ओर ढलवा होता है। यानी कि तटस्थता वक्र जो बनाया जाता है कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ ऐसा होता है। ठीक है ना, नीचे की ओर ढलवा होता है, नीचे गिरता हुआ होता है। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ये कभी भी इसके एक्स को, ना ही वाई एक्स को ना ही एक्स एक्स को कभी टच नहीं करता है, क्योंकि ये कभी भी क्या नहीं होता है, जीरो से शुरू नहीं होता है। ऊंचा तटस्थता वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रकट करता है। तटस्थता वक्र जितना ऊपर बनता चला जाता है इस प्रकार से वो उतने अधिक संतुष्टि के स्तर को बताता चला जाएगा। और तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं करता। एक ही उपभोक्ता के जितने भी तटस्थता वक्र बनेंगे, ऐसी कर बनेगा, वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, वो सब पैरेलल में बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता का बजट। उपभोक्ता के बजट क्या होता है? उपभोक्ता के बजट को दो कैटेगरी में पढ़ सकते हैं, बजट समूह और बजट रेखा। बजट समूह क्या है? बजट समूह का मतलब होता है एक उपभोक्ता अपने आय का दो वस्तुओं में इस प्रकार से प्रयोग करता है कि उसके जो संयोग होते हैं उन संयोग का जो ग्रुप बनता है उसे बजट समूह कहते हैं। मतलब बजट समूह दो वस्तुओं के एक समूह के प्राप्त संयोगों को प्रकट करता है जब उपभोक्ता की कीमतें और उपभोक्ता की आय दी हो। उपभोक्ता की इनकम है, वस्तु की कीमतें में है, तो उस वस्तु की कीमतों पर उसकी आय के माध्यम से कितना पैसा खर्च कर सकें, तो कौन कौन से संयोग उसके बन सकते हैं, उन संयोग को दर्शाने मतलब तालिका को हम बजट समूह कहते हैं। इसको बनाने के लिए हम बजट समीकरण का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसकी आय बराबर दो वस्तुओं की कीमत और उसकी मात्रा के बीच का जोड़ते हैं तो आय के बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है, जीरो से शुरू हो रहा है वस्तु एक्स और
अब मान लीजिए उपभोक्ता की इनकम कितना है, 100 है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम इसको खर्च करते हैं तो 100 रुपये पूरा पूरा खर्च हो रहा है। तो ये है बजट समूह। और जब हम इस बजट समूह को कर्व के रूप में शो करेंगे, ठीक है ना, ऐसे बजट समूह को जब हम कर्व के रूप में शो करेंगे यानी कि इस तरह से शो करेंगे तो उसे बजट रेखा कहते हैं। बजट समूह की विभिन्न संयोग को प्रकट करने वाली रेखा को बजट रेखा कहते हैं। आपको पता है वस्तु x ये है, वस्तु y ये पे, वस्तु x की 0 यूनिट है तो वस्तु y की कितनी है, 60 यूनिट। पहला यूनिट ये बन गया। नेक्स्ट, वस्तु x की 10 यूनिट है, बढ़ा रहे हैं तो वस्तु x की कितनी है, 40 यूनिट। इसको घटाना पड़ेगा। एक वस्तु की मात्रा बढ़ेगी तो दूसरी मात्रा को घटनी ही है। इसकी 20 है तो इसकी भी कितनी है, 20। इसकी 30 है तो इसकी कितनी है, 0। तो ये जो रेखा है जहाँ पर अलग अलग समूह को शो किया गया A B C D, इसी को हम कहते हैं बजट रेखा। बजट रेखा आपने पढ़ लिया। अब आते हैं आपके चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूसरे, इस चैप्टर के दूसरे भाग में, और ये शुरू होता है मांग से, डिमांड। आपने कई बार सुना होगा, कई स्टूडेंट क्या सर डिमांड को थोड़ा अच्छे से पढ़ाइए। डिमांड को और अच्छे से पढ़ना है, प्लेलिस्ट में जाइए, डिमांड का पूरा मैंने अलग अलग टॉपिक का वीडियो बना रखा है अच्छे से, वहाँ से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे रखा हुआ तो डिमांड का, ठीक है ना, प्लेलिस्ट का देख लीजिएगा। चलिए हम मांग की बात करते हैं। मांग क्या है? मांग वास्तव में क्या होता है? मांग इच्छाओं से उत्पन्न होती है। वस्तु की अनलिमिटेड इच्छाएं होती है, कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन कुछ इच्छा में से कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो आवश्यकता बन जाती है। वो तब जब उन इच्छाओं को पूरा करने के बाद उसके पास क्या आ जाते हैं, साधन आ जाते हैं, कि पैसे आ जाते हैं। उन सभी आवश्यकताओं में से कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, जिस पर वो अपने उस साधन को क्या करना चाहता है, व्यय करना चाहता है। जब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों का व्यय निश्चित हो जाता है या कर दिया जाता है, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, मांग बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि तीनों एक प्रक्रिया में, तीनों एक दूसरे से अलग है। ऐसे में मांग क्या है? मांग वास्तव में किसी वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता एक बाजार में किसी दिए गए समय में विभिन्न कीमतों पर क्रय करता है। एक निश्चित समय उस वस्तु की जो भी कीमत होती है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। वास्तव में क्या है, वस्तु की मात्रा है जो एक बाजार में एक निश्चित समय में उसकी विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा क्रय किया जाता है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, मांग कहते हैं। ठीक है ना। दूसरे तरीके से अगर हम समझें तो मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो किसी दिए हुए समय में किसी दिए हुए मूल्य पर मांगी जाती है। आप एक निश्चित समय में बाजार में जाते हैं, जितनी मात्रा आप खरीदते हैं उसके लिए जो भी खर्च करते हैं उस कीमत को देने के लिए, उसे हम मांग कहेंगे। मांग को शो करने के लिए मांग तालिका बनाई जाती है, इसको मांग सारणी भी कहते हैं, डिमांड टेबल। विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को दर्शाने वाली तालिका को मांग तालिका कहते हैं, जो कि दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका को पढ़ लेते हैं। जब एक उपभोक्ता की मांग को दर्शाने वाली तालिका होती है, यहाँ पर केवल एक ही उपभोक्ता के बारे में बात की जाती है। वस्तु की कीमत है और उपभोक्ता उस कीमत पर कितनी वस्तु मांगता है। वस्तु की कीमत जैसे जैसे घटती चली जाती है, वस्तु की मांग वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। ये जो तालिका है इसको व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। जबकि संपूर्ण बाजार में जितने भी उपभोक्ता होते हैं, उन उपभोक्ता की सभी मांग, कुल मांग को दर्शाने वाली तालिका को बाजार मांग तालिका कहते हैं। मानते एक बाजार में 3 उपभोक्ता है, तो एक ही कीमत पर, एक समान कीमत पर, अलग अलग विभिन्न कीमतों पर जो उपभोक्ता की मात्रा खरीदी जाती है उपभोक्ताओं द्वारा, उनकी कुल योग को बाजार मांग कहते हैं। अब मांग को अगर वक्र के रूप में अगर दर्शा दिया जाए तो उसे मांग वक्र कहते हैं, यानी कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को व्यक्त करने वाला वक्र। जब इसको ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तब उसे मांग वक्र कहेंगे। अगर मांग तालिका 2 प्रकार का होता है तो मांग वक्र को भी 2 प्रकार होता है, क्योंकि मांग तालिका को ही मांग वक्र के रूप में दर्शाया जाता है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। जहाँ पर एक ही उपभोक्ता की मांग को दर्शाया जाता है वो होता है व्यक्तिगत मांग वक्र। ठीक है ना। जैसे कि हमने ये बनाता है कुछ व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है, 4 पे 10 मात्रा मांगी गई, ठीक है, 8 पे 6, 10 पर वस्तु की मात्रा है, ठीक है ना, और कीमत है 10 तो मांगी जा रही है 4, कीमत है 8 तो मांगी जा रही है 6 यहाँ पर,
फिर है कीमत है 6 तो मांगी जा रही है 10। यहाँ पर कीमत है 4 और मांगी जा रही है 16। तो ये जो ग्राफ बनेगा जस्ट लाइक दिस, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र। वहीं पर जब बाजार मांग वक्र को हम दर्शाने जाएंगे, जो ठीक है ना, 10 कीमत पर कितनी मांग मांगी जा रही है 7, ये वाला। फिर कितना है, कीमत है 8, बाजार मांग है 12, कीमत है 6, बाजार मांग कितना है 21, कीमत है 4, बाजार मांग कितना है 34। अब ये सारे पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो कुछ ग्राफ इस तरह से बनता है, इसको बोलते हैं हम बाजार मांग। मांग के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं मांग के नियम के बारे में। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, मांग का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार मांग का नियम क्या होता है, इसकी थोड़ा डिटेल से पढ़ें। इस नियम के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता वस्तु की कम से कम कीमत पर अधिक मात्रा मांगी जाती है, जबकि वहीं पर वस्तु की कीमत अगर अधिक हो जाती है तो वस्तु की मांग की मात्रा कम हो जाती है। ये नॉर्मली उपभोक्ताओं के साथ ही होता है। हम चाहते हैं कि हम जैसे वस्तु की कीमत कम हो जाती है हम उससे ज़्यादा मांगने लगते हैं, वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है तो उसकी मात्रा कम करने लगते हैं। यही मांग का नियम होता है। इसका मतलब ये हुआ, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, जिसे हम ऋणात्मक संबंध कहते हैं, उल्टा संबंध होता है। जैसे किसी वस्तु की कीमत है 35, मांगी जा रही है केवल 2। जैसे जैसे वस्तु की कीमत जो है घटती चली जा रही है, वैसे वैसे वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में जो मांग वक्र बनता है वो ऊपर की से नीचे की ओर गिरता हुआ बनता है। जैसे देखिए, कीमत है 35, मांगी जा रही कितनी यूनिट 2, कीमत है 30, मांगी जा रही कितनी 3, कीमत है 25, मांगी जा रही कितना 5, कीमत है 20, मांगी जा रही है 8, कीमत है 15 यूनिट है 12, कीमत है 10, मांगी जा रही कितना 16। ऐसे अब ये जो ग्राफ बनेगा आपका ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ, जस्ट लाइक दिस, देखिए इसे हम डिमांड कर्व बनता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों में उल्टा संबंध होता है। एक तरफ वस्तु की कीमत, दूसरे के दोनों देखें तो उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। ठीक है ना। इस नियम की कुछ मान्यता है। मांग का नियम कब काम करता है, सबसे पहले तो उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की आदत, उपभोक्ता की फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु की जो स्थानापन्न वस्तु है कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे चाय और कॉफ़ी, अगर हम चाय प्रीफर करते हैं तो कॉफ़ी की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर मान लीजिए कॉफ़ी की कीमत कम हो जाए तो हम कॉफ़ी पीने लगेंगे, चाय छोड़ देंगे। ऐसे में मांग का नियम लागू नहीं होता है। भविष्य में वस्तु की कीमत अगर परिवर्तन होने की संभावना होती है तो वहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। ये होते हैं नियम की बात, जहाँ पर हम अब जब हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन होता है, तो उस स्थिति में मांग की कीमत लोच को पढ़ना पड़ता है। मांग की कीमत लोच में किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग में की कीमत लोच कहते हैं। यहाँ पर मात्रात्मक संबंध बताता है, यानी कि मांग में कितना परिवर्तन हुआ, किसके फलस्वरूप, कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप। इसके अनुपातिक संबंध को ही मांग की कीमत लोच कहते हैं। और मांग की कीमत उसको शॉर्टकट में ईडी लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसको दूसरे फार्मूले में इस तरह शॉर्टकट दिखा सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई क्यू मल्टीप्लाई पी बाई डेल्टा पी, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होता है। मांग लोच की श्रेणियाँ, यानी कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, उसकी कितनी प्रमुख श्रेणियाँ हैं। मांग लोच की श्रेणियों की बात करें, ये इसकी 5 प्रमुख श्रेणियाँ, 5 प्रमुख श्रेणियाँ। सबसे पहले पूर्णतः बिलोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग, लोचदार मांग या इकाई लोचदार मांग भी कहते हैं, सापेक्षता लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः बिलोचदार मांग का मतलब होता है यहाँ पर कि जब आपका ईडी क्या हो, 0 हो। बिलोचदार मांग जब आपका ईडी जो है 1 से कम हो। लोचदार मांग यानी कि जब आपका ईडी जो होता है 1 के बराबर हो। सापेक्षता लोचदार मतलब जब आपका ईडी लोच जो है 1 से ज़्यादा हो। पूर्णतः लोचदार मतलब जब ईडी क्या है, अनंत हो। ये 5 स्थितियाँ होती हैं लोच की। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णतः लोचदार मांग की। पूर्णतः लोचदार मांग क्या है, पूर्णतः लोचदार मांग, तो पूर्णतः बेलोचदार मांग ऐसी स्थिति होती है, अगर हम बात करें कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में परिवर्तन नहीं होता है।
देखिए वस्तु की कीमत घटे या बढ़े इससे मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए देखिए, और मान लीजिए वस्तु की कीमत, एक तरफ लिखते वस्तु की मांग की मात्रा, कीमत है 10 और कीमत उस पर मांगी जा रही 2 और कीमत बढ़ के 15 हो गई तो मांग घटनी चाहिए, लेकिन तब भी मांग 2 है। तो ऐसी स्थिति को पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति कहते हैं। तो इस स्थिति में जो मांग वक्र बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। मांग वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये बिल्कुल ऊपर की ओर सीधा होता है ऐसे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जो लोच है वो क्या है, 0 है, दैट मीन्स ED इक्वल टू 0 इस स्थिति में, ठीक है ना। तो ये होगी वस्तु की कीमत, ये मांग की मात्रा। तो लोच क्या है, मांग की लोच, बिल्कुल सीधा ग्राफ बनता है इसका। दूसरा, बेलोचदार मांग। बेलोचदार वास्तव में क्या होता है, एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसकी तुलना में मांग में परिवर्तन कम होता है। दैट मीन्स अगर डेल्टा P अपॉन P की बात करें, ये ज़्यादा होता है डेल्टा Q अपॉन Q से। ऐसे में जो ED होता है इसका रिजल्ट निकाल के आता है 1 से कम। इस स्थिति को बेलोचदार मांग कहते हैं। उदाहरण के साथ देखिए, वस्तु की कीमत, मांग की मात्रा, वस्तु की कीमत 8 से बढ़ के 18, 10 यूनिट की में परिवर्तन हो गया, लेकिन कीमत 10 से घट के 8 यानी केवल 2 पॉइंट की में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे में जो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर अब मांग की मात्रा, यहाँ पर वस्तु की कीमत को देखें तो इसका जो ग्राफ बनेगा तो ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है ना, DD, और जो रिप्रेजेंट होता है ED इज लेस देन 1 से। तीसरी श्रेणी है लोचदार या इकाई लोचदार मांग। लोचदार इकाई लोचदार मांग में यह है कि वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में एक समान परिवर्तन होता है। डैट मीन्स यहाँ पर यूँ कह सकते हैं डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q में जितना कीमत में परिवर्तन होता है उसके परिणाम स्वरूप उसकी मांग की मात्रा में उतना ही परिवर्तन होता है। सो यहाँ पर ED इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वस्तु की कीमत होगी, वस्तु की मांग की मात्रा हो गई, इसको का दर्शाएंगे टेबुलर फॉर्म में। 2 पॉइंट फॉर्म वस्तु की कीमत है तो मांग की मात्रा कितनी है, 100। वस्तु कितनी होगी, 5, और वस्तु की मात्रा घट के कितनी होगी, आधी। अगर इसका डबल बढ़ा है तो इसका हाफ घट गया है। तो ऐसे में इसका जो ग्राफ बनता है, ठीक है ना, किसका, इकाई लोचदार का, वो ऐसा बनेगा, ये हो गया P Q, बिल्कुल और बिल्कुल ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधे गिरता हुआ ऐसे, ठीक ना। यहाँ पर 45 डिग्री का एक एंगल बन सकता है इस तरह से, जस्ट लाइक। और अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस दोनों के बीच में कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है ना, यहाँ पर और उसके बीच में। मांग लोच की चौथी श्रेणी, सापेक्षता लोचदार मांग। इस मांग में क्या होता है, कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन होता है। यानी कि कीमत में जितना भी परिवर्तन हो जाए डेल्टा P अपन P, उसकी तुलना में मांग में होने वाला परिवर्तन ज़्यादा होता है। तो सो यहाँ पर ED हमेशा क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं कहूँ तो ये हो गया P और दूसरी तरफ होगा Q। तो P में 36 से बढ़ के ये हो गया 39 रुपीज़। उसकी कीमत जो है, मात्रा जो है 16 से घटे कितनी हो गई, 400। यानी कि यहाँ पर घटने की जो दर है कीमत की तुलना में अधिक है। तो ऐसे में जो ग्राफ बनता है, जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ज़्यादा है नीचे की ओर क्या होता है, झुका हुआ रहता है ऐसे, इस तरह से। यहाँ पर कीमत में कम गैप नज़र आता है और मांग की मात्रा के बीच में ज़्यादा गैप नज़र आता है। इसे हम सापेक्षता लोचदार मांग की श्रेणी कहते हैं। मांग लोच की 5th श्रेणी, पूर्णतः लोचदार मांग। इस श्रेणी के अंतर्गत में क्या होता है, कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी मांग में अधिक परिवर्तन होता है। यानी कि यहाँ पर जो कीमत में परिवर्तन होता है डेल्टा P अपन P, ये 0 है, ये ना के बराबर होता है। लेकिन जो कीमत, मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, उसकी तुलना में बहुत अधिक होता है। तो सो यहाँ का जो ED बनेगा वो इन्फिनेटिव बनेगा। क्यों, 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनेटिव भी आता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा। वस्तु की कीमत है 5, मांगी जा रही है 40 यूनिट। वस्तु की कीमत अपनी जगह पर है, उसके बावजूद भी इसकी मांग की मात्रा घट गई, डाउन हो गई।
तो इस स्थिति को पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति कहेंगे। और यहाँ पर जो इसको ग्राफिक शो होगा, ग्राफ बनाते हैं तो ध्यान रखें, क्योंकि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल मांग में परिवर्तन होता है, तो ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल में सीधी रेखा बन जाती है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर केवल कीमत में ही परिवर्तन शो होता है, जस्ट लाइक दिस। थैंक यू।